गाइज एफएमएसएस सब्जेक्ट से पिछले लेक्चर्स में जितने भी एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, उम्मीद करता हूँ कि वो आपने सभी के सभी बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस लेक्चर में कुछ और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, all the terms of energy in Bernoulli's equation have dimension of। तो पहली बात तो आपको बर्नौली इक्वेशन पता होना चाहिए। बर्नौली इक्वेशन होती क्या है? तो बर्नौली इक्वेशन से संबंधित मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है जहाँ पर बर्नौली इक्वेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और एक प्रॉपर डेरिवेशन भी है, तो उसको आप ज़रूर देखें। फ़िलहाल मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए बता देता हूँ कि बर्नौली इक्वेशन होती है वो क्या होती है, P प्लस रो वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस रो जी एच इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसकी एक दूसरी फॉर्म भी होती है P बाई रो जी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इक्वल्स टू सी। ठीक है, अब इसमें टर्म्स क्या क्या हैं देखिए। P बाई रो जी क्या होता है, प्रेशर हेड। वी स्क्वायर अपॉन 2g क्या होता है, वेलोसिटी हेड। और जो जेड है वो क्या है, डेटम हेड। सी एक कांस्टेंट है। इस सब चीज़ों का जो समेसन है इसका मतलब क्या है, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एनर्जी हेड्स इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। इतना याद रखना है बर्नौली इक्वेशन के लिए कि क्या है, सभी एनर्जी हेड्स का योग हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये बर्नौली इक्वेशन का स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर इसको प्रॉपर डेफिनेशन में देंगे तो क्या होगा कि किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा, सभी एनर्जी हेड्स का योग क्या होगा, सम या कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये रही बर्नौली इक्वेशन। अब जो टर्म्स इसमें है, P बाई रो जी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इक्वल्स टू सी। प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और डेटम हेड, या फिर इसको पोटेंशियल हेड भी कहते हैं। तो अगर ये जो हेड लिया गया है ये क्या है, थोड़ा सा एनर्जी से तो डिफरेंट है। यहाँ देखिए सारे के सारे टर्म एनर्जी वाले हैं। ये क्या है, प्रेशर एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो अभी पूछ रहा है ऑल द टर्म्स ऑफ एनर्जी इन बर्नौलीज इक्वेशन हैव डायमेंशन ऑफ। ठीक है, तो जितने भी टर्म है इनकी डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, तो हेड के रूप में अगर हम इनको ले रहे हैं तो हेड हमेशा क्या होता है, हाइट के रूप में होता है, मतलब h, और h क्या होता है, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए हम इसको कह देंगे लेंथ। क्या कह देंगे, लेंथ। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम इज नॉट करेक्ट। कोई भी थ्योरी या फिर इक्वेशन दी जाती है तो वो कुछ ना कुछ एजम्पशंस को लेकर बनाई जाती है, मानकर। ठीक है ना, तो बर्नौली इक्वेशन या थ्योरम को जब ड्राइव किया जाता है तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ एजम्पशंस लेने पड़ते हैं। तो इसके 5 एजम्पशंस होते हैं, देखिए मैंने मेंशन किए हुए हैं। जैसे फ्लो शुड बी स्टेडी, मतलब समय के साथ फ्लो में कोई भी वेरिएशन नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा क्या है, फ्लूइड शुड बी इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब उसको कंप्रेस ना किया जा सके, ऐसा फ्लूइड होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि उसकी डेंसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट, रो इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये हो गया दूसरा एजम्पशन। तीसरा देखिए, फ्लो शुड बी लेमिनार। फ्लो कैसा होना चाहिए, लेमिनार। एक टाइप से क्या, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के रास्ते को फॉलो करते हुआ जाना चाहिए। ठीक,
चौथा एजम्पशन है फ्लो शुड बी इररोटेशनल। ठीक है, इररोटेशनल मतलब होता है कि घुमावदार नहीं होना। नॉर्मली आपने हाई स्पीड से पाइप से निकलता हुआ पानी देखा होगा, तो वो ज़्यादातर क्या रोटेशनल होता है, तो वो रोटेशनल नहीं चाहिए हमें। कैसा चाहिए? इररोटेशनल होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, फ्लो इज इनविसिड मतलब फ्रिक्शनलेस, और ये इनविसिड का मतलब क्या है? विस्कोसिटी से संबंधित है। ठीक है, जहाँ तक हो फ्लूइड में विस्कोसिटी नहीं हो, मतलब जो म्यू है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 एजम्पशन लेके हम बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं। तो अब इनको देख लिया आपने, अब इधर भी देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन इज नॉट करेक्ट? कोई एक ऐसा होगा जो सही नहीं होगा, तो पढ़ते चलिए। फ्लो शुड नॉट बी अनस्टीडी। ठीक है, शुड नॉट बी अनस्टीडी या फ्लो शुड बी स्टीडी, तो ये एक ही बात हो गई। दूसरा क्या है? फ्लो शुड बी कंटिन्यूअस, ये बात भी सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है कुछ समय तक हुआ, फिर वो डिसकंटिन्यू हो गया, फिर चालू हो गया, फिर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्लो कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, और कौन सा कुछ ऑप्शन है? द फ्लूइड शुड बी कंप्रेसिबल। चौथा कौन सा है? फ्लो शुड बी फ्रिक्शनलेस। ठीक है, तो देखिए ये तो सही लग रहे हैं, ये भी एजम्पशन सही है, ये भी एजम्पशन सही है, ये भी एजम्पशन सही है, ये एजम्पशन सही नहीं है। द फ्लूइड शुड बी कंप्रेसिबल, जबकि हमने पढ़ा क्या था कि इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब उसकी डेंसिटी कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है ना, तो वो ऑप्शन जो सही नहीं है कौन सा है? सी। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ईच टर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन स्टेटेड इन द फॉर्म P/W प्लस V² / 2G प्लस y = C। अब इसने देखो इसका स्वरूप चेंज कर दिया है, चीज़ वही है। पहले हमने क्या देखा था? P/ρg प्लस V² / 2G प्लस Z = कॉन्स्टेंट। तो ये और ये लगभग ऐसा ही है, यहाँ पे नोटेशन चेंज कर दिए हैं, Z की जगह y ले लिया है और ρg की जगह पर क्या ले लिया है? क्या ले लिया है? W। ठीक है, चीज़ वही है। तो ईच टर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ हैज यूनिट्स ऑफ, फिर से वही चीज़ है, किस में होना चाहिए? मीटर में। ठीक है, हाइट की यूनिट होगी तो मीटर में आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, अ लिक्विड फ्लोज फ्रॉम लो लेवल Z1 and pressure P1 to a higher level Z2 and pressure P2. It can be concluded as, इसने कहा क्या है कि जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है कहाँ से? लो लेवल से हाई लेवल पर। ठीक है, लो लेवल कौन सा है? Z1, और यहाँ पर फ्लूइड का प्रेशर कैसा है? P1, और ये ट्रांसफ़र हो गया कहाँ पर? Z2 पर, यहाँ पर प्रेशर था P2 पर। तो इस चीज़ को कैसे कंक्लूड किया जा सकता है? देखिए क्या क्या ऑप्शन है इसमें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैज़ बीन वायोलेटेड। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैज़ बीन वायोलेटेड। उसके बाद कह रहा है Z2 लेस देन Z1, फिर क्या है? P2 लेस देन P1। तो कहीं ना कहीं हमें ऑप्शन डी सही इसलिए लग रहा है क्योंकि जब तक प्रेशर P1 ज़्यादा नहीं होगा प्रेशर P2 से, तब तक फ्लूइड Z2 लेवल पर ट्रांसफर्ड या फ्लो नहीं होगा। ठीक है ना, फर्स्ट लॉ वायलेट नहीं हो रहा है।
सेकंड लॉ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। Z2 लेस देन Z1, तो अगर ये Z2 को नीचे कर देंगे तो ये लो लेवल तो Z2 हो जाएगा, Z1 नहीं रहेगा। बट जबकि इसमें कहा गया है कि Z1 लो लेवल है। तो बस यही ऑप्शन ठीक लग रहा है कि जब तक P1 प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा किससे, P2 प्रेशर से, तब तक फ्लूइड लोअर लेवल से हाई लेवल तक नहीं ट्रांसफ़र हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द बर्नौली इक्वेशन, ठीक है ना। बर्नौली इक्वेशन का करेक्ट जो नोटेशन और स्टेटमेंट और जो एक्सप्रेशन है वो पूछना चाह रहा है। तो जस्ट अभी ही आपको बताया था पी वाई रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इक्वल्स टू सी। तो ये होना चाहिए या फिर इसके जैसा कोई होना चाहिए। तो देखिए बी ऑप्शन देख लीजिए, जेड प्लस पी वाई डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। बाकी देखिए कहीं ना कहीं इसमें माइनस डाल दिया है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों माइनस है, ठीक है। क्योंकि कहा यह गया था कि सभी एनर्जी हेड्स का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो वो हमें बी ऑप्शन से मिल रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द फ्लूइड फोर्सेस कंसिडर्ड इन द नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस आर। एक नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन होती है, तो उसमें फ्लूइड पे लगने वाले कौन से फोर्सेस को कंसिडर किया जाता है, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए पहले सबसे पहले एक फ्लूइड और फ्लूइड फोर्सेस से संबंधित एक न्यूटन्स इक्वेशन होती है, उसको समझिए। वो क्या होती है, देखिए जो टोटल फोर्सेस होते हैं, टोटल फोर्सेस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखिए Fg प्लस Fp प्लस Fb प्लस Ft प्लस Fc प्लस Fm। Fg क्या है, ग्रेविटी फोर्स है। Fp क्या है, प्रेशर फोर्स है। Fb क्या है, विस्कस फोर्सेस है। Ft क्या है, टर्बुलेंट फोर्सेस है। Fc कंप्रेसिव फोर्सेस है। Fm मतलब माइनर फोर्सेस है, ठीक है। ये सभी फोर्सेस का योग है, न्यूटन्स इक्वेशन से हमें पता लग रहा है। अच्छा, अगर हम न्यूटन इक्वेशन में से कंप्रेसिव फोर्स और माइनर फोर्सेस को जीरो कर दें, मतलब उनको नेगलेक्ट कर दें, तो हमारे पास बचेगा क्या, F इक्वल्स टू Fg प्लस Fp प्लस Fb प्लस Ft, ठीक है। तो फिर ये क्या बन जाएगी कि रेनॉल्ड्स इक्वेशन। क्या बन जाएगी, रेनॉल्ड्स इक्वेशन, जिसमें ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स और टर्बुलेंट फोर्स ये प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। रेनॉल्ड इक्वेशन हो गई। अगर हम बची हुई इक्वेशन मतलब रेनॉल्ड इक्वेशन में से भी अगर टर्बुलेंट फोर्सेस को जीरो कर दें, नेगलेक्ट कर दें, ठीक है, तो पर यहाँ से बचेगा क्या, F इक्वल्स टू Fg प्लस Fp प्लस Fb, मतलब ग्रेविटी फोर्स प्लस प्रेशर फोर्स प्लस विस्कस फोर्स, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगी फिर नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। क्या मिल जाएगी, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। फिर नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में से भी अगर हम विस्कस फोर्स को जीरो कर दें तो बचेगा क्या, ओनली ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्स, इसको कहते हैं यूलर इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, फोर्स से संबंधित कि फ्लो के दौरान फ्लूइड पर लगने वाले फोर्सेस की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, कैसे कैसे नेगलेक्ट करते जाएंगे तो फिर हमें नई एक्सप्रेशन कैसे कैसे मिलती चली जाएगी। हमसे पूछा गया है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन के बारे में। तो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में लगने वाले फ्लूइड फोर्सेस हमने अभी क्या देखा था, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स और विस्कस फोर्स, ठीक है। देख लीजिए पहले ऑप्शन में ग्रेविटी, प्रेशर और विस्कस फोर्स, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ठीक हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल के अनुसार इन फ्लूइड डायनेमिक्स
for inviscid flow, increase in speed of fluid leads to which of the following? बर्नौली प्रिंसिपल के अनुसार फ्लूइड डायनेमिक्स में किसी भी इनविसिड फ्लो के लिए अगर फ्लूइड की स्पीड बढ़ाई जाए तो फिर वो क्या करेगी फ्लूइड फ्लो में, है ना, लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। स्पीड बढ़ाने पर कोई एक इम्पैक्ट या असर पड़ेगा तो वो क्या होगा, वो क्या है देखिए, इंक्रीज इन प्रेशर एंड इंक्रीज इन फ्लूइड्स पोटेंशियल एनर्जी। स्टेटमेंट फिर से याद कर लीजिए, सभी एनर्जी हेड्स का योग हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर एक हेड घटेगा तो बाकी दो हेड्स को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें कांस्टेंट करना है। बात समझ में आई? तो अब इसने बढ़ाई क्या है, स्पीड, मतलब देखिए P बाई रो जी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इक्वल्स टू सी। इसने क्या किया है, इंक्रीज इन स्पीड, ये बढ़ाई है। अगर ये बढ़ाई है तो फिर जो प्रेशर हेड और पोटेंशियल हेड इन दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी। ऐसा नहीं होगा कि ये बढ़ गया तो ये भी बढ़ गया, नहीं, ये दोनों घटेंगे। अगर ये बढ़ेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू तभी आएगी। और ये अगर घट रहा है, वेलोसिटी घट रही है, तो फिर प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल हेड को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। जब ये घटेगा तो बढ़ेगा तो इनको घटना पड़ेगा। बात क्लियर है? तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन निकाल लीजिए। इंक्रीज इन प्रेशर एंड इंक्रीज ऑफ फ्लूइड पोटेंशियल एनर्जी। अगर स्पीड बढ़ रही है तो फिर इंक्रीज तो नहीं हो सकता। उसके बाद डिक्रीज इन प्रेशर एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल फ्लूइड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये एक आधी बात तो सही कह रहा है कि डिक्रीज इन प्रेशर तो घटेगा, लेकिन अब ये कह रहा है कि इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकता ये। उसके बाद सी ऑप्शन पे आइए। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, इंक्रीज इन प्रेशर एंड और डिक्रीज इन फ्लूइड्स पोटेंशियल एनर्जी। प्रेशर तो बढ़ा रहा है लेकिन जो पोटेंशियल है उसको घटा रहा है, ये भी ठीक नहीं है। फिर क्या कह रहा है, देखिए, डिक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन फ्लूइड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, या तो डिक्रीज इन प्रेशर होगा या फिर डिक्रीज इन फ्लूइड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो यही ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा स्टेटमेंट और थ्योरम से सब कुछ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यूलर्स इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ लिक्विड एज्यूम्स दैट। जो यूलर इक्वेशन है किसके लिए, लिक्विड के मोशन के लिए, वो क्या एज्यूम करती है, और इसमें भी एजम्पशंस लिए गए होंगे। तो क्या है इसमें, फ्लूइड इज होमोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड कैसा होना चाहिए, समांगी होना चाहिए, मतलब होमोजीनियस होना चाहिए और साथ में इनकम्प्रेसिबल भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। 9 क्या कह रहा है, the total energy of each particle at various places in the case of perfect incompressible fluid flowing is continuous in continuous stream। क्या बोल रहा है, the total energy of each particle, कोई फ्लो है, इसमें एक पार्टिकल है, ये है, तो टोटल एनर्जी, इसकी टोटल एनर्जी एट बैरियर प्लेसेस इन द केस ऑफ परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोइंग इन कंटिन्यूस स्ट्रीम। तो कंटिन्यूस स्ट्रीम तो हो गई। अब ये पार्टिकल जब चल रहा है जगह जगह पर, ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, थोड़ा सा क्लिक हुआ होगा कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है, इसकी एनर्जी की। अभी बताया गया था कि जब फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है तो हर एक मॉलिक्यूल या फिर
पार्टिकल की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सभी एनर्जीज का योग कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसी की बात कर रहा है। तो क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, ये बर्नौली इक्वेशन का स्टेटमेंट इसने दे दिया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एजम्पशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। इनमें से ये पूछना चाह रहा है कि बर्नौली इक्वेशन का एजम्पशन कौन कौन है, कौन कौन सा है। तो पिछले 5 आपको बताए गए हैं, याद हो गए होंगे आपको। देख लीजिए क्या है, देयर इज लॉस ऑफ लिक्विड वाइल फ्लोइंग। कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो करेगा तो लिक्विड का लॉस तो होता ही है, ठीक है ना। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्सेप्ट द ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द लिक्विड, ठीक है। ग्रेविटी एक्ट करने के अलावा उस पर कोई भी और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। उसके बाद द वेलोसिटी ऑफ एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप इज यूनिफॉर्म, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप इज यूनिफॉर्म, ठीक है ना। तो कौन कौन से ऑप्शन दे रहा है ये। पहला बात तो एजम्पशन के में आता ही नहीं है, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है, लिक्विड लॉज है, ये बात सही है। तो इस पर ग्रेविटी फोर्स एक्ट करती है और उसके अलावा कोई और फोर्स नहीं एक्ट कर रहा होता है। तो एक तो बी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा कौन सा है, वेलोसिटी है, ये भी सही है। क्या है, जो रिमेन्स कैसी रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी एंड सी इसके करेक्ट हो गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बर्नौली इक्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड व्हेन द फ्लो इज। अब ये फ्लो से संबंधित कोई बात करना चाह रहा है कि बर्नौली इक्वेशन को कब अप्लाई नहीं किया जा सकता है, व्हेन फ्लो इज। कौन सा टाइप का फ्लो, देखिए, रोटेशनल फ्लो हो, टर्बुलेंट फ्लो हो और अनस्टेडी फ्लो हो। एजम्पशन में हमने बोला था कि फ्लो शुड बी कैसा होना चाहिए, स्टेडी और इररोटेशनल और स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। कौन सा वाला, एजम्पशन में जो बोला गया उनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ देखो क्या बोला है, रोटेशनल फ्लो के अंतर्गत भी बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई नहीं किया जा सकता, टर्बुलेंट के अंतर्गत भी नहीं किया जा सकता और अनस्टेडी के अंतर्गत भी नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे ऑप्शन सही हो गए, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इसके लिए, इस वाले स्टेटमेंट के लिए, जब ये पूछना चाह रहा है कि बर्नौली इक्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड व्हेन द फ्लो इज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कहना चाह रहा है, बर्नौली इक्वेशन डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अच्छा, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बर्नौली इक्वेशन डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। बर्नौली इक्वेशन में हम फ्लूइड फ्लो में फ्लूइड पार्टिकल्स की एनर्जी की बात करते हैं, जो कि हमेशा कंजर्व रहती है। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो बर्नौली इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डील करती है, ठीक है ना, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सिद्धांत पर आधारित होती है। कौन, बर्नौली इक्वेशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13। एनी फ्लूइड फ्लो फॉलोज। कोई भी फ्लूइड फ्लो होगा वो क्या फॉलो करेगा, देखिए, बर्नौली इक्वेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, डार्सी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो वो 2 चीज़ों को फॉलो करेगा। पहली चीज़ ये है कि वो माना कि ये कोई क्रॉस सेक्शन है, यहाँ से फ्लूइड को अगर फ्लो कर रहे हैं
तो जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उस वक्त वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को जरूर फॉलो करेगा, क्योंकि क्या होती है रो A1V1 इक्वल्स टू रो A2V2 या फिर A1V1 इक्वल्स टू A2V2। ठीक, सिंपल भाषा में AV कांस्टेंट मतलब प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। एरिया किसका? क्रॉस सेक्शन का। V वेलोसिटी किसकी? फ्लूइड की। ठीक है, उसके बाद फ्लोज पे डिपेंड करेगा कि बर्नौली इक्वेशन को उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है ना, वो एजम्पशन वगैरह देखने के बाद हम बता देते हैं। फिलहाल कंटिन्यूटी इक्वेशन को तो हम अप्लाई कर ही सकते हैं। बर्नौली थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर, फिर से वही, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्टेडी फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोइंग इन कंटिन्यूअस स्ट्रीम। ठीक है ना, तो फ्लूइड कैसा होना चाहिए? उसके लिए इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है, स्टेडी फ्लो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या कह रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रिप्रेजेंट द, इसको याद कर लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का जो चेंज होने की दर है, ठीक है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये करता है टॉर्क को। टॉर्क अप्लाइड बाय द फ्लूइड के द्वारा जो टॉर्क मतलब कपल ऑफ फोर्सेस, जो टॉर्क होता है ये क्या होता है? कपलिंग फोर्स। कैसा होता है? कपलिंग फोर्स। ठीक है, तो ये दूसरा कौन सा होगा? टॉर्क अप्लाइड बाय द फ्लूइड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या कह रहा है? व्हेन अ लिक्विड रोटेट्स एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी about a vertical axis as a rigid body, the pressure। क्वेश्चन ध्यान से समझना। When a liquid rotates at a constant angular velocity, कोई भी लिक्विड है वो रोटेट कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस। देखिए ये मैंने बनाया हुआ है, वर्टिकल एक्सिस पे वो रोटेट कर रहा है, लेकिन उसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। ठीक है, एज अ रिजिड बॉडी द प्रेशर, तो प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा? तो देख लीजिए इसमें क्या है? इंक्रीज लीनियरली एज इट्स रेडियल डिस्टेंस। रेडियल डिस्टेंस बनाएंगे तो वो लीनियरली इंक्रीज करेगा नहीं। वेराइज इन्वर्सली एज अल्टीट्यूड अलोंग एनी वर्टिकल लाइन। अब ये कह रहा है कि अल्टीट्यूड के उसमें क्या होगा? इन्वर्सली वेराइज करेगा। सी कौन सा है? वेराइज एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस, डिक्रीज एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका एक रिलेशन होता है, देखिए पी वाई रो जी इक्वल्स टू एच। ये क्या है? प्रेशर हेड है, एच इसको लिख दिया, और ये होता है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, आर जो है वो क्या है? रेडियस है, और जो ओमेगा है ये है रेडियल वेलोसिटी। तो इन दोनों के का स्क्वायर जो है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, ये कह रहा है। तो यहाँ से जो हमें रिलेशन निकल के आएगा, ठीक है, देखिए v इक्वल्स टू होता है 2gh, क्या होता है? 2gh, और इसको हम WR भी लिखते हैं, ओमेगा r। तो 2gh, इसकी स्क्वायरिंग कर दी, h इक्वल्स टू हमें कहाँ से क्या मिल जा रहा है? ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g। अब कौन सा वाला मिल रहा है? वेराइज एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस। ठीक है, तो रेडियल डिस्टेंस कौन सा है? r। ठीक है, इसके स्क्वायर से ये क्या करता है? वेरी करता है, वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका कैसा हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, द राइज ऑफ लिक्विड अलोंग द वॉल्स ऑफ रिवॉल्विंग सिलेंडर। कोई भी सिलेंडर क्या कर रहा है? रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, उसमें
जो उसकी बॉल्स में जो लिक्विड राइज कर रहा है एज कंपेयर टू डिप्रेशन एट द सेंटर विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल लेवल। ठीक है, सिलेंडर जब मूव कर रहा है तो बॉल्स में क्या, बॉल्स में जो लिक्विड राइज कर रहा है और जो उसका सेंटर है ये क्या हो रहा है, बताना चाह रहा है कि वो डिक्रीज कर रहा है। डिप्रेशन मतलब घट रहा है, ऐसे इधर घट रहा है और बाउंड्री पे ये बढ़ रहा है एट द सेंटर विच विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल लेवल इज। तो कैसा होना चाहिए ये, सेम। जितना इंक्रीज करता जाएगा उतना वो डिक्रीज करता जाएगा। द राइज ऑफ लिक्विड अलोंग द वॉल्स ऑफ रिवॉल्विंग सिलेंडर एज कंपेयर टू डिप्रेशन एट द सेंटर विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल लेवल। इनिशियल लेवल से वो कैसा होगा, सेम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द फोर्स वर्टेक्स। फोर्स वर्टेक्स क्या होता है, देखिए इस टाइप से होता है बबर। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, फोर्स वर्टेक्स के लिए जो स्टेटमेंट करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, देखिए पहला, टर्न्स इन एन अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्री वर्टेक्स। टर्न्स इन एन अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्री वर्टेक्स। फ्री वर्टेक्स के अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या होगा, टर्न हो जाएगा। बी, ऑलवेज अकर्स इन द कंजंक्शन विद फ्री वर्टेक्स। ऑलवेज अकर इन द कंजंक्शन विद द फ्री। अब ये बोला है फ्री वर्टेक्स के मतलब कंजंक्शन में जुड़ाव में आएगा। हैज़ द लीनियर वेलोसिटी डायरेक्शन प्रोपोर्शन टू द रेडिएशन। ठीक है, हैज़ द लीनियर वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियल टू द रेडियस। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट लग रहा है। ठीक है, यहाँ से देखिए v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये है फ्री वर्टेक्स। ठीक है, और v प्रोपोर्शनल टू r ये हुआ है फोर्स्ड वर्टेक्स। तो यहाँ पर है कौन, ये फोर्स वर्टेक्स है। तो फोर्स वर्टेक्स के लिए आपको याद रखना है क्या, ये v इज प्रोपोर्शनल टू r, मतलब लीनियर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। ठीक है ना, याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इन अ फ्री वर्टेक्स मोशन द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द वाटर पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। अभी आपको बताया था कि फ्री वर्टेक्स में क्या होता है, वो 1/r मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो बिना देखे अगर आपको याद होगा तो आप ये ऑप्शन लगा सकते हैं, कौन सा, सी वाला 1/r। तो इसमें ऑप्शन सी बोल रहा है कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ये तो बहुत सारे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर r स्क्वायर 1/r², 1/r, यहाँ पर 1/r जो है करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वाइल यूजिंग बाउंड्री लेयर इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वाइल यूजिंग बाउंड्री लेयर इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन। जब हम बाउंड्री लेयर इक्वेशन और बाउंड्री लेयर इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन को यूज़ करते हैं तो फिर कौन सा स्टेटमेंट सही होना चाहिए। देखिए, कैन बी यूज्ड एनीवेयर, मतलब कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, कैन बी यूज्ड ओनली आउटसाइड द बाउंड्री लेयर, कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड द बाउंड्री लेयर, कैन बी यूज्ड आइदर इनसाइड और आइदर आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री लेयर। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी सही है, कैन बी यूज्ड ओनली आउटसाइड द बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर के आउटसाइड में ही हम यूज़ कर सकते हैं किसको, बाउंड्री लेयर इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन को। ठीक है, तो आई थिंक ये 20 क्वेश्चंस की सीरीज आपको समझ में आ गई होगी, इसको अच्छे से कर लें। ठीक है, और पिछले वाले लेक्चर्स भी देखते रहें। मिलते हैं अगली नई सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।